मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात सुनकर तो मुझे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार नहीं इमरान खान बोल रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ने जा रही है कि उसका कोई इलाज आज देश में किसी के पास नहीं है। नमस्कार। अर्थव्यवस्था पर साथ एक लंबी चर्चा की थी और इसके जरिए ये समझाने की कोशिश भी की थी, आप लोगों तक बातें पहुंचाने की कोशिश की थी कि दरअसल आज हम कितनी बड़ी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और कितना बड़ा आर्थिक संकट हम सबों के सामने मुंह बाए खड़ा है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिसके आधार पर हम चर्चा को और सार्थक बना सकते हैं, ताकि हम कम से कम आपस में जब बातचीत करें तो तथ्यों के आधार पर बातचीत करें। जैसा कि आप सब जानते हैं और आपको अवगत होगा, भारत सरकार ने स्पष्ट तौर से कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि तकरीबन 20 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज दिया जाएगा भारतीयों को, ताकि इस आर्थिक मंदी से हम उबर सकें। अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज सब कुछ जोड़ कर दिया जा रहा है, लेकिन बहुतायत लोगों ने उनकी सिर्फ 20 लाख करोड़ इस शब्द को पकड़ा और चल निकले और पूरे देश भर में इस बात को लेकर ढिंढोरा पीटे जाने लगा कि दरअसल प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के रिलीफ पैकेज की घोषणा पूरे देश भर के लिए कर दी है, जबकि प्रधानमंत्री जी का ऐसा कहने का आशय बिल्कुल नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा था कि सब कुछ जोड़कर, सब कुछ मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में 20 लाख करोड़ का तकरीबन हम रिलीफ पैकेज देने जा रहे हैं। दरअसल अगर आप सरकार की बातों को बहुत सूक्ष्मता और बारीकी से समझें तो सरकार ने तकरीबन 21 लाख करोड़ की राहत पैकेज की घोषणा की है। जी हां, 20,97,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। लेकिन अब इसके अलग अलग हिस्से हैं और इन्हें समझना बहुत आवश्यक है। जैसे इसमें आरबीआई के द्वारा घोषित सभी स्कीमों को शामिल कर लिया गया है, जो कि तकरीबन 8.4 लाख करोड़ होते हैं। तो 20.97 लाख करोड़ में से 8.4 लाख करोड़ आरबीआई के पैकेज हैं, जो कि सरकार का राहत पैकेज नहीं है। कोविड के आने के पहले इसमें से 1.77 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की जा चुकी थी, यानी कि तकरीबन 2 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा कोविड के आने से पहले, कोरोना के आने से पहले सरकार कर चुकी थी अर्थव्यवस्था को गति डालने के लिए, और सरकार ने नहीं किया था, वो आरबीआई ने किया था। यानी कि सरकार ने अभी जो घोषणा की है वो तकरीबन 12 लाख करोड़ के आसपास की घोषणाएं हैं जो अभी की गई हैं। अब इस आंकड़े को थोड़ा और ज्यादा बारीकी से जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि दरअसल इस 12 लाख करोड़ के आंकड़े में भी थोड़ा सा जादूगरी है। 58% ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या जो घोषणाएं की गई हैं, वो घोषणाएं अगले साल यानी कि 2021-22 में लागू होंगी। अभी वो लागू होंगी ही नहीं। जी हां, हम अभी 2020-21 में बैठे हैं और 2021 में ये योजनाएं लागू नहीं होंगी। जो पहले से घोषित योजनाएं हैं उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 12 एजेंसीज ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में गति डालने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का आकलन किया और इस आकलन के बाद जो नतीजे सामने आए हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। कहा गया वित्त मंत्री के द्वारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी, जो कि तकरीबन 27 लाख करोड़ है, उसका 10% यानी कि तकरीबन 20 लाख करोड़ राहत पैकेज के तौर पर सामने रखा गया है। ये तमाम एजेंसियां हैं जिनका नाम मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये झूठ है। गोल्डमैन सैक्स, मोतीलाल ओसवाल, यूबीएस, BOFA, फिच, HSBC, जेफरीज, कोठाक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बर्नस्टीन्स, एडलवाइज, CLSA,
नोमारुआ, बार्कलेज, इन सभी ने कहा है कि दरअसल जो घोषणा की गई है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की कुल अगर आप आमद रखें यानी कि 27 लाख करोड़, उसका महज 1% है। जी हां, सिर्फ 1% की घोषणा की गई है। बाकी सब कुछ या तो पहले की योजनाएं हैं या आगे के भविष्य में अमली जामा पहनाए जाने वाली योजनाएं हैं। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि मौजूदा राहत पैकेज सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था का 1.3% है। मोतीलाल ओसवाल कहता है कि 1.3% है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि 1% है। एडलवाइस कहता है कि 0.4% है और बार्कलेज कहता है कि 0.75% है। लंबी फहरिस्त है, अखबार में निकली है, आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि जो सही मायने में धनराशि आज भारतीय अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए और करने के लिए कोरोना की वजह से जो चरमरा चुकी है, वो जो सही मायने में राशि है वो दरअसल 2 लाख करोड़ के आसपास है, 20 लाख करोड़ नहीं है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, तमाम रेटिंग एजेंसीज और जांच करने के बाद ये कह रही हैं कि सरकार के द्वारा घोषित की गई कोरोना राहत के पैकेज में असल में सिर्फ 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया है, 20 लाख करोड़ का नहीं। ये तमाम एजेंसियां कह रही हैं जो कि हिंदुस्तान की रेटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करती हैं। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, कोठाक भी है, HSBC भी है, मोतीलाल ओसवाल भी है। ये तमाम भारतीय कंपनियां हैं, इसलिए ये सारी विदेशी कंपनियां हैं और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं है। तो चलिए, ये तो एक मोटी बात मैंने आपके सामने रख दी कि सरकार जो कह रही है और जो है उसमें कितना बड़ा फर्क है। दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, आज सरकार के पास क्यों स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। क्या आप जानते हैं कि हम सबों के ऊपर जो हमारा कर्ज है, राष्ट्र के ऊपर जो कर्ज है, वो अभी तक 71% हमारी अर्थव्यवस्था का था, यानी कि 27 लाख करोड़ का 71% कर्ज है हमारे देश के ऊपर। कोरोना की वजह से यह कर्ज बढ़कर 78% हो चुका है, यानी कि हम सब, हर भारतीय नागरिक और ज्यादा कर्ज के बोझ के तले दब चुके हैं। 8% की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद जो अर्थव्यवस्था में गति की बात कही जा रही है, सभी एजेंसीज के आधार पर, यहां तक कि IMF और तमाम एजेंसीज के आधार पर यह माना जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में GDP में 5% की कमी आएगी। 5%, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था 0.5% या 1% के ग्रोथ रेट पर बढ़ेगी साल 2020-21 में। साल 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था 0.5% या 1% के आधार पर बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि अब तक आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका है, आजाद भारत के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी कम गति से आगे बढ़ेगी। तमाम आर्थिक संकटों के बावजूद आज तक इतनी गंभीर और विकट स्थिति कभी नहीं आई थी। यह बात गौर करने वाली है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अभी जो क्वार्टर चल रहा है, यानी कि अप्रैल से जून तक का, यहां पर तो हम सब मान रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन इसके बाद का जो क्वार्टर है, जुलाई से सितंबर तक का, जिसके नतीजे अक्टूबर में आते हैं, उस क्वार्टर में ऐसा माना जा रहा है कि 50% का नुकसान होने जा रहा है। 50% का नुकसान। अभी तो आप जीरो हैं, यानी इस 3 महीने में अप्रैल, मई, जून 0/0 और जुलाई, अगस्त, सितंबर सिर्फ 50% घट जाएगी हमारी ग्रोथ रेट। तो यानी कि आप समझ जाइए कि हम कितनी विकट स्थिति का सामना कर रहे हैं। अब जरा इससे थोड़ा सा और आगे बढ़िए। जिस वित्तीय घाटे को लेकर बार बार ढिंढोरा पीटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमने वित्तीय घाटे को पाटने की पुरजोर कोशिश की है, वो कोशिशें सफल रहीं, लेकिन अब जो स्थिति है वो सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल की स्थिति आने वाली है। वित्तीय घाटा, जिसको टारगेट था कि 3.4% हमारे पूरी अर्थव्यवस्था का करना है, यानी कि 27 लाख करोड़ का सिर्फ 3.4% वित्तीय घाटा होना चाहिए, यह बढ़कर 12% तक हो सकता है, ऐसा अनुमान है। 12%, यानी कि तकरीबन 8.5% की बढ़ोतरी वित्तीय घाटे में होने जा रही है इसी साल में। सरकार इसे कैसे पाटेगी, इसका क्या विचार है, अभी तक सरकार ने इसे स्पष्ट नहीं किया है। एक और आंकड़ा जिसे लेकर हर कोई बहुत ढिंढोरा पीटता है, खास करके वो लोग जो आंख बंद करके कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है। जनाब,
क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2 महीने में अंतर्राष्ट्रीय फंड्स ने पूरे एशिया से $26 बिलियन का फंड वापस लिया है पूरे एशिया से, जिसमें से $16 बिलियन का फंड हिंदुस्तान से वापस लिया गया है। 2 महीने में $16 बिलियन का फंड FIIs ने हिंदुस्तान से वापस लिया है। $1 बिलियन का मतलब होता है 8,000 करोड़। उसको अगर आप गुना कर दीजिए तो कुल मिलाकर बीते 2 महीने में 1.3 लाख करोड़, 1,30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान से अंतर्राष्ट्रीय फंड्स ने बाहर निकाल लिए हैं। तो यह हमारी अर्थव्यवस्था से पैसा बाहर निकाला जा चुका है, विदेशी निवेशक के पैसा लेकर जा चुका है। तो यह हमारी अर्थव्यवस्था इसलिए खराब हो रही है। और अब आखिरी मुद्दा जो कि बेरोजगारी का है। बेरोजगारी की दर तकरीबन 8% के आसपास जनवरी और दिसंबर के आसपास इस देश में थी, जो कि लगातार बढ़ रही थी और उस पर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 24% बेरोजगारी का आंकड़ा आज हमारे देश में है। 24% लोग हिंदुस्तान के जो काम कर रहे थे वो बेरोजगार हैं, और जो पहले से बेरोजगार हैं वो तो बेरोजगार हैं ही। हर दिन आप खबरें पढ़ रहे हैं, आज 1000 लोग निकाल दिए गए, आज 1500 लोग निकाल दिए गए, आज इतनी तनख्वाह कट रही है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, ये बंद हो रहा है, वो बंद हो रहा है। कई तरह के होटल्स बंद हो चुके हैं, कई तरह की चीजें बंद हो रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, और यह सिलसिला अभी नहीं बल्कि सितंबर तक चलता रहेगा। उसके बाद शायद चीजों में कुछ बेहतरी देखने को मिले। तो यह है हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति, और ये आंकड़े आपको बताने के लिए काफी हैं कि जनाब, हम आजाद भारत के अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट के सामने खड़े हैं। यह आर्थिक संकट 1991 के उस आर्थिक संकट से भी बड़ा है जब हिंदुस्तान ने अपना सोना बेचा था। यह आर्थिक संकट 2008 के वित्तीय घाटे और आर्थिक संकट से भी कहीं ज्यादा बड़ा है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार टूटकर चरमरा गए थे। तो एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट हम सबों के सामने है। रास्ता निकालने की जिम्मेदारी सरकार के पास है। अब आप कहेंगे कि अजय कुमार तुम कर क्या रहे हो, समस्याएं तो बता रहे हो, रास्ता बताओ। जनाब, यहीं पर आकर मैं जरा कमजोर पड़ता हूं। एक व्यक्ति, एक दिमाग सारे रास्ते नहीं बता सकता। समस्याएं बता सकता हूं, समस्या क्या सामने है यह बता सकता हूं, उसे उबारने का रास्ता क्या है इस पर कल चर्चा हो चुकी। अर्थव्यवस्था को इतने समय तक अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन में रखना एक निहायत ही गलत फैसला था, निहायत गलत फैसला। दुनिया के तमाम देशों ने इतने बड़े लॉकडाउन को अंजाम नहीं दिया, और इतने सीरियस लॉकडाउन को, हिंदुस्तान का लॉकडाउन दुनिया के सभी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा सीरियस और गंभीर रहा। पूरा देश ठप हो गया था। 3 हफ्ते का लॉकडाउन बिल्कुल जायज था, सही था, क्योंकि हम कोरोना के संकट को समझ नहीं पा रहे थे, इस आपदा के विकराल स्वरूप को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जब हम समझ गए थे तो इस समझ के साथ हमें लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 के बारे में विचार नहीं करना चाहिए था। देश की अर्थव्यवस्था को खोलनी चाहिए थी और हमें कोरोना के साथ जीना सीखना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। आज भी हम कोरोना के साथ जी रहे हैं। 1 लाख से ऊपर कोरोना के संक्रमण वाले व्यक्ति हिंदुस्तान में हो चुके हैं। यह आंकड़ा लगातार दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। तो फिर हुआ वही, आपने इसे डिले कर दिया, लेकिन यह डिले आपकी अर्थव्यवस्था को ले डूबा। ऐसे में बुद्धिमानी क्या होती है? बुद्धिमानी उसे कहते हैं ना कि जब आप समस्या को समझ जाएं, उसके विकराल स्वरूप को समझें और फिर एहतियातन कदम आगे बढ़ाएं। यहीं पर चूक हुई है, और यह चूक महज केंद्र सरकार की नहीं है, इसमें बहुत बड़ा हाथ और बहुत बड़ी जिम्मेदारी सभी राज्य सरकारों की है। जी हां, सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पर अपना गमछा डाल दिया और कहा कि केंद्र सरकार जो भी कहेगी वही हम करते चले जाएंगे। लोग राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार नीतिगत फैसला कर सकती है। प्रधानमंत्री ने जब सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक की तो किसी मुख्यमंत्री ने अर्थव्यवस्था की चिंता उनके सामने जाहिर नहीं की। क्यों नहीं की? क्या आपको नहीं समझ है? तमाम अर्थशास्त्री आपके साथ हैं, आपको नहीं पता कि आपकी जनता क्या कर रही है? आप जनता के बीच बैठे हैं,
मुख्यमंत्री को इसका कोई एहसास ही नहीं था। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें राज्यों को भी पूरा अधिकार है, लेकिन हिंदुस्तान के सभी राज्यों ने मुंह पर चुप्पी लाटकर सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए केंद्र के ऊपर सारी जिम्मेदारी डालकर खुद को बचाने की कोशिश की, ताकि कल को सारी जिम्मेदारी केंद्र पर डाल दें और जब वाहवाही लेने का मौका आएगा तो राज्य सरकारें, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, बीजेपी शासित राज्य हो और पार्टी के शासित राज्य हैं, सभी राज्य सरकारों ने आर्थिक मोर्चे पर ऐसी चुप्पी साधी जो कि अक्षम्य अपराध है, क्योंकि राज्य सरकारों को जमीनी हकीकत बहुत बेहतर तरीके से पता थी। इसके बाद भी राज्य सरकारों ने कोई तैयारी नहीं की। जरा देखिए ना, मजदूर किस तरीके से दर दर भटक भटक कर अपने घर वापस लौट रहे हैं। इसकी मुख्यतः जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकारों की। सभी राज्य सरकारों ने अपने मजदूरों के लिए कदम ठोस उठाने चाहिए थे, लेकिन जनाब यहां तो बिहार जैसा राज्य है जो यह कहता था कि जो जहां है वही रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात सुनकर तो मुझे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार नहीं इमरान खान बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अपने सभी नागरिकों को कहा कि जिस देश में है वहीं रहिए, वापस मत आइए, वहीं पर रहकर धर्म का पालन कीजिए और पाकिस्तान को सुरक्षित रखिए। नीतीश कुमार ने भी यही कहा, हर बिहारी जिस राज्य में भी है मजदूर की तरह वहीं काम करता रहे, भूखा मरता है मर जाए, लेकिन बिहार वापस ना आए। आज बिहार का हाल देख लीजिए, ऐसा लगता है कि हर तीसरा आदमी कोरोना से संक्रमित है। इतनी बुरी स्थिति है बिहार की, क्योंकि मजदूर जो वापस जा रहा है वो कोरोना लेकर जा रहा है और राज्य सरकार के पास कुछ है ही नहीं। यही हाल कई राज्यों का है। मध्य प्रदेश का हाल भी यही है, गुजरात का हाल यही है, केरल में भी स्थिति ऐसे ही खराब है। हालांकि केरल से तो लोग भाग कर आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग भाग कर आ रहे हैं, दिल्ली से लोग भाग कर जा रहे हैं, लेकिन सभी राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई, सीधे पल्ला उठाया और फेंक दिया। इसलिए यह कहना कि सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेदार है, मैं इसे कतई नहीं मानता। सभी राज्य सरकारों ने अपनी जिम्मेदारियों से कन्नी काटा और केंद्र सरकार को भी सही तरीके से जानकारी नहीं मिली। केंद्र सरकार का भी आकलन गलत निकला। केंद्र सरकार चाहती तो उसे बेहतर तरीके से आकलन के साथ सामने रख सकती थी, लेकिन यह एक बहुत ही विषम स्थिति थी और शायद विषम तरीके से इसे अंजाम दिया गया। लेकिन अब जो मोटी बात है वो ये बड़े पैमाने पर हो चुका है और इस नुकसान की भरपाई इतनी आसान नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ने जा रही है कि उसका कोई इलाज आज देश में किसी के पास नहीं है। कंजम्पशन नहीं है, यानी कि लोगों के पास पैसे नहीं कि वो बाजार में जाकर खरीदारी कर सकें। इसलिए सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए हर व्यक्ति की जेब में पैसा डालना। अब आप कहेंगे ये कैसे संभव है? तो चलिए मैं आपके सामने कुछ ठोस नमूने प्रस्तुत करता हूं। उदाहरण, ग्रेट ब्रिटेन में क्या हुआ है, मेरे मित्रों ने बताया। हर वो व्यक्ति, हर वो परिवार जो काम करता है, हर परिवार को यूके में 2200 पाउंड प्रति माह दिया जा रहा है सब्सिडी के तौर पर। जो लोग नौकरी कर रहे थे उन्हें सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आपकी कंपनियां तनख्वाह नहीं काटेंगी और कंपनियों को मदद देने के लिए सरकार ने जितने भी कर्मचारी थे उनके वेतन बिल का 40% भुगतान कर दिया कंपनियों को। किसी भी कंपनी ने फिर तनख्वाह नहीं काटी। चलिए अब इटली का एग्जांपल आपके सामने रखता है। इटली, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है, वहां पर हेल्थ पूरे तरीके से एश्योर्ड है। हर व्यक्ति जो बीमार पड़ता है वो जाता है, अपना इलाज करा लेता है। हर व्यक्ति को तकरीबन 1.25 लाख रुपए भारतीय मुद्रा के अनुसार सब्सिडी के तौर पर दिया जा रहा है प्रति व्यक्ति, ताकि वो व्यक्ति अपने घर का खर्चा चला सके और जरूरी सामान खरीद सके, यानी कि लोगों की जेब में पैसा पहुंच रहा है। अमेरिका में 47% लोगों ने यह जाहिर किया कि वो बेरोजगार हैं। हर बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट डोल दिया जा रहा है, यानी कि सरकारी मदद सीधे आपके अकाउंट में पहुंचाई जा रही है। हिंदुस्तान में ऐसी कोई बात आपने सुनी क्या? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी नौकरी आज गई है, क्या उस व्यक्ति को 2 रुपए भी मिले क्या? क्या किसी भी कंपनी को सरकार ने कहा कि आप अपने कर्मचारियों की छटनी मत कीजिए, आप उनको नौकरी से मत बाहर निकालिए, आप उनकी तनख्वाह मत काटिए, हम आपको पैसे देते हैं 30-40% जो भी है लीजिए और अपनी कंपनी चलाइए? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। कई एग्जाम्पल हैं, यहां तक कि ब्राजील जैसा देश, ब्राजील जो कि हमारे जैसा ही गरीब है,
ब्राजील जैसे देश ने भी अपने नागरिकों के लिए सीधे पैसे देने का काम शुरू किया है। हम क्यों नहीं कर सकते? हम कहते हैं कि हम सिर्फ उन लोगों को पैसा देंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या इस देश में है आधिकारिक आंकड़ा तकरीबन 18 करोड़। जो पहले से ही गरीब है वो क्या सामान खरीद रहा है साहब? आटा, दाल, चावल, नमक के अलावा? वो तो ऐसे चिवड़ा और मिर्च खा के जी रहा है। वो व्यक्ति सामान तो खरीदेगा नहीं। वो तो पहले भी सरकार के पैसे पर जी रहा था। तो फिर सामान खरीदेगा कौन? सामान तो मध्य वर्ग खरीदेगा ना, सामान उच्च वर्ग खरीदेगा। जिसके पैसे हैं नहीं तो सामान खरीदेगा क्यों? और जब सामान खरीदेगा नहीं तो उत्पादक बनाकर उसका करेगा क्या? अपनी फैक्ट्री में अचार लगाएगा या उसको बड़े बड़े गोदामों में रखकर खुश होगा कि देखो मैंने इतना सामान बना लिया। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है साहब कि हमारी जेब में पैसा है नहीं और सरकार के पास यह विचार नहीं है कि आपकी जेब में पैसा कैसे डाला जाए। तो जेब में पैसे डालने पड़ेंगे। मिडिल क्लास के लिए राहत का सबसे बड़ा तरीका है इनकम टैक्स की दरों में कटौती। इनकम टैक्स की दरों में कटौती अनिवार्य रूप से करनी ही चाहिए और की जानी चाहिए। सरकार ने कहा कि आपका प्रोविडेंट फंड जो कंपलसरी 12% करता था उसे घटाकर हम 10% कर रहे हैं। इसका फायदा जानते हैं किन लोगों को हुआ? उनको हुआ जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए सालाना से कम है। जिस भी व्यक्ति की आमदनी 5 लाख 1 रुपए भी है उस व्यक्ति को नुकसान हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि जो पैसा आप पीएफ में डालते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन जिस पैसा बच जा रहा है जिसको आप पीएफ में नहीं डाल रहे हैं 2%, उस पर टैक्स लगेगा और वो टैक्स आपको देना पड़ेगा। और वो टैक्स जाएगा किसके पास? सरकार के पास। नुकसान किसका होगा? आपका। क्या आपके हाथ में ज्यादा पैसे आ रहे हैं? नहीं जनाब। तो फिर ये स्कीम किसके लिए है? ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 5 सालाना कमाते हैं। 5 लाख रुपए से कम सालाना कमाने वाले व्यक्ति क्या 40,000 का मोबाइल फोन खरीदते हैं? नहीं खरीदते ना। तो फिर ये उत्पाद होगा कहां से? वो क्या सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्स में जाकर सिनेमा देखते हैं? नहीं देखते साहब, पैसे ही नहीं है इतने। बच्चों को पढ़ा लेंगे, इसके अलावा और क्या करेंगे? तो ये स्थिति है हमारे देश में। आप बहुत ही ऊटपटांग बातें कर रहे हैं, आप सतही बातें कर रहे हैं, आप सप्लाई साइड को ठीक करने की बात कर रहे हैं, आप कंपनियों को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। कंपनियों को दुरुस्त तो तब कीजिए जब लोगों के पास बनाए हुए सामान को खरीदने की ताकत हो। दुनिया की अर्थव्यवस्था में हमारा पर कैपिटा इनकम पहले ही बहुत ही न्यूनतम स्तर का है। जिसके पास पहले से पैसे नहीं है उसके पैसे और कम हो जाएंगे तो वो जनाब करेगा क्या? या तो भूखा मरेगा या सड़क पर निकलकर दंगा करेगा, या तीसरा विकल्प है जिस दिन उसका जमीर मर जाएगा उस दिन वो चोर डकैत बन जाएगा। तो क्या समाज उत्पन्न करना चाहते हैं हम? भूखों नंगों का, चोर डकैत का, आपराधिक समाज। अगर इन समाज को इस तरह से हम नहीं बनाना चाहते तो आवश्यक है कि अब तुरंत सभी राज्य सरकारों को कमर कसनी होगी। केंद्र सरकार को भी कमर कसनी होगी, ठोस और निर्णायक फैसले लेने पड़ेंगे, ठीक वैसे ही जैसे 1991 में लिए गए थे। सोना बेचा था और उसके बाद देश को पैर पर वापस खड़ा किया था 5 साल लगाकर। आज सोना बेचने की स्थिति नहीं है क्योंकि हमारे पास फॉरेन रिजर्व $400 बिलियन का है। यह पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है आदमी की जेब भरने के लिए। और भी तरह तरह से उपाय हैं, बहुत उपाय हैं सरकार के पास लोगों के पास पैसा पहुंचाने के लिए। लोगों की जेब में पैसा पहुंचाइए। जैसे जैसे लोगों की जेब में पैसा पहुंचेंगे लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों के पास काम आएगा, लोग खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था में गति आएगी, अर्थव्यवस्था में गति आएगी तो हम तरक्की करेंगे। IMF का मानना है कि हिंदुस्तान, चाइना और इंडोनेशिया, यही वो 3 देश हैं, जी हां 3 देश, भारत, चीन और इंडोनेशिया, जो कोरोना क्राइसिस से आगे निकलकर दुनिया में एक वर्ल्ड पावर के तौर पर स्थापित हो सकते हैं। तो क्या हम ये मेहनत नहीं कर सकते? क्या हमारे हुक्मरान क्या इतना भी हमारे लिए नहीं कर सकते? अगर आप नहीं कर सकते जनाब तो ठीक है, चलिए फिर कभी होगा, फिर मौका मिलेगा। क्योंकि जनता है साहब, शॉर्ट टर्म पेन तो बर्दाश्त कर लेती है, लॉन्ग टर्म नहीं करती है। लॉन्ग टर्म पेन बड़ा मुश्किल होता है। एक बार दिल में जो कोई चीरा लग जाए ना, भरता नहीं है। चीरा मत लगने दीजिए। आखिरकार हमने बहुत ईमानदारी से आपको चुनकर अपनी देश की बागडोर दी है, क्योंकि आपकी कार्यकुशलता, आपकी एफिशिएंसी, आपकी सक्षमता और आपके दृढ़ निश्चय पर हमें पूरा भरोसा है। उस भरोसे पर खरे उतरिए, जैसा कि आप कई मौकों पर उतरते आए हैं।
आग्रह है वो कीजिए जो जनहित में हो, वो मत कीजिए जिससे लोकप्रियता मिलती हो। नमस्कार।